Assurance. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया जिससे विवाद हो गया। आरोप है कि उन्होंने दलित आईएएस और राज्य में खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत पर जातिवादी कमेंट किया है। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने इस बयान के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। पूरी बात यह है कि 27 मार्च को संसद में जो बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। ये भी कहा कि खनन का सामान ले जाने वाले ट्रकों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। मामला चर्चा में आया। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास ने तंज करते हुए ट्वीट किया, वक्त आ गया है इन्हें भी देशद्रोही घोषित करने का। सवाल उधर से पूछे गए तो जवाब इधर से भी आया। खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने राजस्व संग्रह और इन्फोर्समेंट एक्शन को लेकर के डेटा जारी किया। संत ने त्रिवेंद्र सिंह के दावों का खंडन किया, उन्हें भ्रामक बताया। कहा, खनन से हासिल राजस्व राज्य के गठन के बाद इस वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये पहला साल है जिसमें वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य न सिर्फ हासिल किया गया है बल्कि 200-250 करोड़ बढ़ भी गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान फिर आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते हैं। बस रावत के इसी बयान पर मुद्दा बना, विवाद खड़ा हुआ। इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक हरिद्वार के जटवाड़ा इलाके में इसके खिलाफ विरोध में रैली निकाली गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मुझे ये अजीब लगा, हमें सीमा पार नहीं करनी चाहिए, ये शर्मनाक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने 30 मार्च को आपातकालीन बैठक की, फिर एक बयान जारी कर अधिकारियों की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने की जरूरत है उस पर जोर दिया। That's the power of the statue. अगली सुर्खी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। द हिंदू अखबार में एक लेख में लिखा कि राज्य सरकारों से राय लिए बिना केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। आरोप लगाया कि 1 दशक से मोदी सरकार शिक्षा विभाग में अपने 3C एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रही है। 3C को जो उन्होंने इलोबरेट किया उसमें कहा कि सेंट्रलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन, हिंदी में कहें तो केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और कोर्स की किताबों और संस्थानों का सांप्रदायिकरण। सोनिया ने और क्या कहा, 3 खासे जो बातें हैं वो जान लीजिए। पहली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET
आयोजित करके राज्य परीक्षा बोर्डों की स्वायत्तता का अतिक्रमण किया है। इसे पीएम मोदी ने वन नेशन वन एग्जामिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। दूसरी, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग है सितंबर 2019 से हुई नहीं है, बुलाई नहीं गई, ये उन्होंने एक पॉइंटर रखा। तीसरी बात कि शिक्षा का अधिकार एक्ट और समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 2023 के नए नियमों ने जो राज्यों की भूमिका को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, ऐसा सोनिया गांधी ने आरोप लगाया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसको हमें सुनना चाहिए। शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। अगली सुर्खी देश के दो बड़े नेताओं के दौरों से जुड़ी है। पहला बहुत इंटरेस्टिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरा। वो 30 मार्च को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। करीब 4 घंटे यहाँ रहे। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवरकर को श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जिस संघ की शाखा से निकले थे वहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने यहाँ आए थे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोया गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई। सूत्रों ने दावा किया कि अध्यक्ष को लेकर के बात हुई, लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि बहुत सारी बात हुई और सिर्फ अध्यक्ष को लेकर के बात नहीं हुई है। बहुत सारे आगे आने वाले परिणाम इस मीटिंग से होकर के गुजरेंगे, ऐसा सूत्र दावा करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर कई प्रतिक्रियाएं आई। इनमें एक प्रतिक्रिया जो शिवसेना के सांसद संजय राउत की, वो बोले प्रधानमंत्री सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, इसी संबंधित बात करने वो संघ मुख्यालय गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग बयान। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, 2 बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और आरएसएस के प्रमुख को ये जवाब देना चाहिए कि 100 साल में आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं बना। 100 साल में आधी आबादी की कोई एक महिला आरएसएस की प्रमुख क्यों नहीं बनी। ये सवाल का जवाब देना चाहिए आरएसएस को कि 100 वर्ष आपको हो गए
और 100 साल के अंदर आपने इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए क्या काम किया है। इस बीच संघ के खेमे से कुछ और भी अहम बयान आए, खासकर औरंगजेब विवाद को लेकर के, जो बहुत सारे तमाम नेताओं से उलट था। संघ ने कहा कि ये बहुत गैर जरूरी मुद्दा है। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दूसरा दौरा जो और चर्चा में रहा वो वित्त मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। 30-31 मार्च 2 दिन वो बिहार दौरे पर रहे। चुनाव आने वाला है। 30 तारीख को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। कहा बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या फिर मोदी नीतीश के विकास की राह पर बने रहना है। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। इसके अलावा शाह की मौजूदगी में बिहार के जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी बैठक में शामिल रहे। करीब 20 मिनट तक बैठक चली, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चर्चा हुई। अमित शाह और नीतीश कुमार के अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे। लोजपा यानी रामविलास, उसके तरफ से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहाँ मौजूद रहे। बिहार में इसी साल के अंत में लोकसभा का चुनाव होना है, इससे पहले शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। नमस्ते। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आप सभी को, जो भी लोग ईद मनाते हैं, उनको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी देश को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते। अभिनव पांडे नाम है हमारा। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ, जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।